क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक प्रकार का व्यक्ति है जो आपके बोलने से पहले ही समझ जाता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं? जब हर कोई घबराया हुआ है तो कौन शांत रह सकता है? सही समय पर कहने के लिए सही बात हमेशा कौन जानता है? यदि आप सोच रहे हैं कि इन लोगों के बारे में क्या अलग है, तो इसका उत्तर उन 10 गुप्त आदतों में निहित हो सकता है जिन्हें कार्ल जंग ने असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों में पहचाना था। क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि शायद आपके पास पहले से ही इनमें से कुछ आदतें हैं, यहां तक कि इसे महसूस किए बिना? कार्ल जंग ने मानव मानस का अध्ययन करने में दशकों बिताए और उन लोगों में आकर्षक पैटर्न की खोज की जो लगभग अलौकिक क्षमता के साथ भावनात्मक दुनिया में नेविगेट कर सकते हैं। ये पूर्ण लोग या ऐसे लोग नहीं हैं जो कभी भी क्रोध, उदासी या भय महसूस नहीं करते हैं। वास्तव में वे यह सब तीव्रता से महसूस करते हैं। अंतर इस बात में है कि वे इन भावनाओं को कैसे संसाधित करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। जंग ने महसूस किया कि इन लोगों ने अक्सर अनजाने में स्वचालित व्यवहारों की एक श्रृंखला विकसित की है जो उन्हें मानवीय रिश्तों के खेल में महारत हासिल करती है। अपने अध्ययन के दौरान जंग ने रोजमर्रा की स्थितियों में सैकड़ों लोगों को देखा और पाया कि बेहतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोगों ने व्यवहार के कुछ पैटर्न साझा किए। वे किताबों में पढ़ाए जाने वाले या पाठ्यक्रमों में सीखे गए पैटर्न नहीं थे। वे लगभग सहज सजगता थे जो इन लोगों ने अनुभव और स्वयं और दूसरों के सचेत अवलोकन के माध्यम से विकसित किए थे। जंग ने जो पहली आदत देखी वह प्रतिक्रिया करने से पहले रुकने की क्षमता है। जबकि अधिकांश लोग तनावपूर्ण स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक सूक्ष्म स्थान बनाते हैं। यह एक सचेत और नाटकीय विराम नहीं है, यह एक आंतरिक प्रतिवृत्ति की तरह है जो भावनाओं के हावी होने से पहले तर्कसंगत मस्तिष्क को किक करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित स्थिति की कल्पना करें। आप एक कार्य बैठक में हैं और आपका बॉस सभी के सामने आपके एक प्रोजेक्ट की आलोचना करता है। स्वाभाविक प्रतिक्रिया तुरंत अपना बचाव करना या क्रोध से लाल होना होगा। लेकिन उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग कुछ अलग करते हैं। वे एक बार सांस लेते हैं, जानकारी को संसाधित करते हैं और फिर जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है कि वे क्रोध या अपमान महसूस नहीं करते हैं, वे यह सब तीव्रता से महसूस करते हैं, लेकिन वे एक ही समय में उत्तर को महसूस कर सकते हैं और चुन सकते हैं। जंग ने पाया कि यह स्वचालित विराम किसी की अपनी प्रतिक्रियाओं को देखने के वर्षों के माध्यम से विकसित होता है। इन लोगों ने सीखा है, अक्सर कठिन तरीके से, कि आवेगी प्रतिक्रियाएं शायद ही कभी वांछित परिणाम देती हैं। उन्होंने एक आंतरिक आवाज विकसित की है जो पूछती है, अगर मैं अब जिस तरह से महसूस करता हूं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? यह प्रश्न मिलीसेकंड के मामले में होता है, लेकिन यह बातचीत के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त है। दूसरी आदत और भी प्रभावशाली है। जंग ने कहा कि इन लोगों में बमुश्किल बोधगम्य संकेतों के माध्यम से दूसरों की भावनाओं को पढ़ने की एक अजीब क्षमता है। वे आवाज के स्वर, शरीर की मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति में सूक्ष्म परिवर्तन उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे मनोविज्ञान या टेलीपैथ हैं। वे केवल उन विवरणों पर ध्यान देते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं, क्योंकि वे यह सोचने में बहुत व्यस्त हैं कि वे आगे क्या बात करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी मित्र से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि वह कैसा कर रही है और वह जवाब देती है, मैं ठीक हूं, तो ज्यादातर लोग उस उत्तर को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग नोटिस करते हैं कि मैं ठीक हूं एक मुस्कान के साथ था जो आंखों तक नहीं पहुंची थी, या कि उसने एक सेकंड के लिए दूर देखा, या कि उसकी आवाज सामान्य से आधा स्वर कम थी। वे यह कहकर स्थिति को मजबूर नहीं करते हैं कि मुझे पता है कि आप ठीक नहीं हैं। इसके बजाय वे व्यक्ति के लिए जगह बनाते हैं ताकि वे चाहें तो साझा करने में सहज महसूस कर सकें। जंग ने महसूस किया कि यह कौशल स्वाभाविक रूप से उन लोगों में विकसित होता है जिन्होंने दूसरों पर सच्चा ध्यान देना सीख लिया है। यह कोई मनोवैज्ञानिक तकनीक या चाल नहीं है, यह उन लोगों की भावनात्मक स्थिति के बारे में वास्तविक जिज्ञासा का परिणाम है जिनकी वे परवाह करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जितना अधिक वे इस वास्तविक दिमागीपन का अभ्यास करते हैं, उतना ही बेहतर वे भावनात्मक बारीकियों को समझने में सफल होते हैं।
तीसरी आदत शायद सबसे प्रतिकूल है और जंग की सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक थी। असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अन्य लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं करते हैं। यह अजीब लग सकता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें हर किसी की देखभाल करने और उनकी मदद करने के लिए सामाजिककरण किया गया है। लेकिन जंग ने पाया कि ये लोग मानव स्वभाव के बारे में कुछ मौलिक समझते हैं। ज्यादातर समय जब कोई वेंटिंग कर रहा होता है तो वे समाधान नहीं चाहते हैं, वह सुनना चाहती है। पिछली बार के बारे में सोचें जब आप परेशान थे और किसी को किसी समस्या के बारे में बताया था। आप वास्तव में क्या चाहते थे? शायद ऐसा नहीं था कि उस व्यक्ति ने आपके लिए सब कुछ हल कर दिया हो। आप चाहते थे कि कोई आपकी भावनाओं को मान्य करे, आपके दृष्टिकोण को समझे और आपको उस समस्या के साथ कम अकेला महसूस कराए। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोगों ने इसे सहज रूप से समझ लिया है। जब कोई दोस्त अपने प्रेमी के साथ झगड़ा करने के कारण आंसू में कॉल करता है तो तुरंत आपको उसके साथ संबंध तोड़ना चाहिए या आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं जैसी सलाह देने के बजाय वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो व्यक्ति को उनकी भावनाओं को संसाधित करने में मदद करते हैं। जब ऐसा हुआ तो आपको कैसा लगा, या इस स्थिति के बारे में सबसे कठिन बात क्या थी? वे समाधान के बजाय उपस्थिति प्रदान करते हैं। जंग ने कहा कि यह आदत एक गहरी समझ से उत्पन्न होती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का सबसे बड़ा विशेषज्ञ होता है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग दूसरों की अपने उत्तर खोजने की क्षमता का सम्मान करते हैं। पूछे जाने पर वे एक अलग परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे स्वचालित रूप से यह नहीं मानते हैं कि वे जानते हैं कि किसी और के लिए सबसे अच्छा क्या है। चौथी आदत पूरी तरह से क्रांति ला देती है कि ये लोग संघर्ष से कैसे निपटते हैं। जंग ने यह भी कहा कि बेहतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोगों का संघर्ष के साथ बहुत अलग संबंध होता है, जबकि हम में से अधिकांश संघर्ष से बचते हैं, जैसे कि यह विपत्तियां थीं या सीधे टकराव में जाते हैं, जैसे कि यह एक युद्ध था। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग संघर्ष को रिश्ते के बारे में मूल्यवान जानकारी के रूप में देखते हैं। जब कोई उनके प्रति आक्रामक हो रहा है तो तुरंत खुद का बचाव करने या वापस लड़ने के बजाय वे एक आकर्षक आंतरिक प्रश्न पूछते हैं, इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है जिसने उन्हें इस तरह से प्रतिक्रिया दी। वे असहमति को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि आक्रामक व्यवहार शायद ही कभी आक्रामकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बारे में होता है। यह आमतौर पर उस व्यक्ति के दर्द, भय, हताशा या असुरक्षा के बारे में होता है जो आक्रामक हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे डोरमैट हैं या वे किसी भी प्रकार के उपचार को स्वीकार करते हैं। वास्तव में वे अपनी स्थिति और सीमाओं में बहुत दृढ़ हैं। अंतर यह है कि वे व्यक्तिगत हमले पर जाए बिना या व्यक्तिगत रूप से हमला महसूस किए बिना अपनी दृढ़ता बनाए रख सकते हैं। वे व्यक्ति के व्यवहार को उनके साथ उनके संबंधों से अलग करने में सक्षम होते हैं। जंग ने कहा कि यह क्षमता इन लोगों को संघर्षों को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने की अनुमति देती है, क्योंकि वे उन हमलों से खुद का बचाव करने में ऊर्जा खर्च नहीं करते हैं जो वास्तव में उनके उद्देश्य से नहीं थे। इसके बजाय वे मामले की तह तक पहुंच सकते हैं और अक्सर दूसरे व्यक्ति को यह पहचानने में मदद कर सकते हैं कि वास्तव में उन्हें क्या परेशान कर रहा है। पांचवीं आदत इस बात से संबंधित है कि वे अपनी कठिन भावनाओं से कैसे निपटते हैं, और यह उन पहलुओं में से एक था जिसने जंग को अपनी पढ़ाई में सबसे अधिक प्रभावित किया। नकारात्मक भावनाओं को दबाने या उन्हें रखने के लिए खुद को आंकने के बजाय वे इन भावनाओं को अपने आंतरिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण डेटा के रूप में मानते हैं। जब वे गुस्सा महसूस करते हैं तो यह सोचने के बजाय कि मुझे यह महसूस नहीं करना चाहिए या अच्छे लोग गुस्सा महसूस नहीं करते हैं, वे खुद से पूछते हैं, यह गुस्सा मुझे बताने की कोशिश कर रहा है। जंग ने इसे छाया का एकीकरण कहा। ये लोग स्वीकार करते हैं कि उनके पास अंधकारमय पहलू हैं, बहुत अच्छे आवेग नहीं हैं, और स्वयं के इन हिस्सों को नकारने के बजाय वे उन्हें वैज्ञानिक जिज्ञासा के साथ देखते हैं। वे समझ गए कि असहज भावनाएं अचेतन से महत्वपूर्ण संकेत हैं जो कुछ ऐसा संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि वे एक दोस्त से ईर्ष्या महसूस करते हैं जिसे पदोन्नति मिली है, तो
इस बदसूरत भावना के बारे में दोषी महसूस करने के बजाय वे जांच करते हैं, यह ईर्ष्या मुझे मेरी अपनी इच्छाओं के बारे में क्या दिखा रही है, मैंने अपने करियर के किस पहलू की उपेक्षा की है। ईर्ष्या जीवन के उन क्षेत्रों के लिए एक नक्शा बन जाती है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, न कि चरित्र दोष। जंग ने पाया कि जो लोग इस आदत का अभ्यास करते हैं उनका सामान्य रूप से अपनी भावनाओं के साथ बहुत स्वस्थ संबंध होता है। वे आत्म आलोचना के चक्र में नहीं फंसते हैं जब उन्हें लगता है कि कुछ अनुचित है। इसके बजाय वे अपने स्वयं के भावनात्मक अनुभव के जिज्ञासु अन्वेषक बन जाते हैं। छठी आदत शायद जंग द्वारा अपनी पढ़ाई के दौरान की गई सबसे खूबसूरत खोज थी। उन्होंने कहा कि असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग उन व्यक्तियों के साथ वास्तविक संबंध बनाए रखने में सक्षम होते हैं जो खुद से बहुत अलग होते हैं। वे पूरी तरह से अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रामाणिक रूप से जुड़ने में सक्षम हैं। राजनीतिक विचारों, विभिन्न जीवन शैली का विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में सार्वभौमिक मानवता को खोजने की क्षमता विकसित की है। ऐसा नहीं है कि वे हर किसी से सहमत हैं या उनके पास मजबूत राय नहीं है। यह है कि वे व्यक्ति को उनकी राय या व्यवहार से अलग कर सकते हैं। वे सामाजिक मुखौटे, मनोवैज्ञानिक बचाव, भय और असुरक्षाओं के पीछे इंसान को देखते हैं जो हम सभी ले जाते हैं। जंग ने महसूस किया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन लोगों ने एक गहरी समझ विकसित की है कि सभी मनुष्य कुछ सार्वभौमिक अनुभव साझा करते हैं। प्यार न किए जाने का डर, संबंधित होने की इच्छा, अपनी अपूर्णता के साथ संघर्ष, उद्देश्य और अर्थ की खोज। जब वे किसी के साथ बातचीत करते हैं, यहां तक कि किसी बहुत अलग व्यक्ति के साथ, तो वे साझा मानवता की इस गहरी परत तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। ये क्षमता उन्हें पुल बनाने की अनुमति देती है जहां अन्य लोग केवल अपूरणीय अंतर देखते हैं। वे उन लोगों के साथ सम्मानजनक बातचीत करने में सक्षम हैं जिनके पास अपने स्वयं के लिए पूरी तरह से विपरीत विश्वदृष्टि है, क्योंकि वे मनुष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि केवल विचारों या व्यवहारों पर। सातवीं आदत सबसे व्यावहारिक और उपयोगी विशेषताओं में से एक को प्रकट करती है जिसे जंग ने पहचाना था। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोगों को अपने स्वयं के भावनात्मक ट्रिगर्स के बारे में तीव्र जागरूकता होती है। वे जानते हैं कि किस तरह की स्थिति, व्यक्ति या टिप्पणी उन्हें अपनी भावनात्मक धुरी से दूर कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इन ट्रिगर्स से निपटने के लिए विशिष्ट रणनीतियां विकसित की हैं, इससे पहले कि वे ट्रिगर हों। अगर वे जानते हैं कि लंबी बैठकें उन्हें चिंतित करती हैं, तो वे मानसिक रूप से समय से पहले तैयारी करते हैं, शायद बैठक से पहले सांस लेने के व्यायाम करके या केंद्रित रहने के लिए रणनीति बनाकर। यदि वे जानते हैं कि उनकी शारीरिक उपस्थिति के बारे में टिप्पणियां उन्हें गहराई से परेशान करती हैं, तो उनके पास प्रतिक्रियाशील के बजाय रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए एक मानसिक योजना है। जंग ने कहा कि यह आत्म जागरूकता रातों रात पैदा नहीं होती है। यह अपने स्वयं के भावनात्मक पैटर्न के वर्षों के ईमानदार अवलोकन का परिणाम है। इन लोगों ने शायद कई बार अपने ट्रिगर्स पर बुरी तरह से प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बस पछतावा करने के बजाय उन्होंने इन अनुभवों को सीखने के अवसरों के रूप में इस्तेमाल किया। जंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि वे अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि यह असंभव और हानिकारक भी होगा। इसके बजाय वे अपनी संवेदनशीलता के साथ अधिक जागरूक संबंध विकसित करते हैं। वे कह सकते हैं, मुझे पता है कि मेरे परिवार के बारे में टिप्पणियां मुझे बहुत परेशान करती हैं, इसलिए जब ऐसा होता है तो मैं जवाब देने से पहले 3 सांसें लूंगा। 8वीं आदत इन लोगों के रिश्तों की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल देती है। जंग ने देखा कि जब वे परेशान होते हैं तो वे कैसे संवाद करते हैं और बहुत विशिष्ट पैटर्न की खोज की जो संघर्ष को बढ़ने से रोकते हैं। आरोप लगाने वाली भाषा या सामान्यीकरण का उपयोग करने के बजाय वे विशिष्ट भावनाओं और ठोस स्थितियों के बारे में बात करते हैं। यह कहने के बजाय कि जब आपके दोस्त आसपास होते हैं तो आप हमेशा मुझे अनदेखा करते हैं, जो तुरंत दूसरे व्यक्ति को रक्षात्मक पर रखता है। वे कुछ ऐसा कहते हैं जैसे, कल पार्टी में जब मैंने बातचीत में शामिल होने की कोशिश की और आपने विषय बदल दिया तो मुझे अदृश्य महसूस हुआ और इसने मुझे दुखी कर दिया। अंतर सूक्ष्म लग सकता है, लेकिन जंग
ने पाया कि संचार का यह रूप सब कुछ बदल देता है। सबसे पहले यह सामान्यीकरण करने के बजाय एक विशिष्ट घटना पर ध्यान केंद्रित करता है जो विवाद करना आसान है। दूसरा, यह दूसरे व्यक्ति के चरित्र पर हमला किए बिना भावनात्मक प्रभाव व्यक्त करता है। तीसरा, यह हमले और बचाव की स्थिति पैदा करने के बजाय वास्तविक बातचीत के लिए जगह खोलता है। जंग ने महसूस किया कि यह कौशल एक गहरी समझ से उत्पन्न होता है कि अंतरंग संबंधों में संचार का लक्ष्य एक तर्क जीतना नहीं है, बल्कि आपसी समझ पैदा करना है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग सही होने पर कनेक्शन को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने सीमाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने की क्षमता भी विकसित की, लेकिन आक्रामक रूप से नहीं। जब कोई महत्वपूर्ण रेखा पार करता है तो विस्फोट करने के बजाय वे इस तरह की बातें कह सकते हैं, जब ऐसा होता है तो मुझे अपमानित महसूस होता है और मुझे इसे बदलने की आवश्यकता है ताकि मैं इस रिश्ते में सहज महसूस कर सकूं। 9वीं आदत जंग द्वारा अपनी पढ़ाई के दौरान की गई सबसे व्यावहारिक टिप्पणियों में से एक थी। उन्होंने देखा कि असाधारण भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग प्रशंसा और आलोचना से कैसे निपटते हैं। वे खुद को प्रशंसा से नहीं फुलाते हैं या आलोचना से खुद को डिफ्लेट नहीं करते हैं। उनके पास मूल्य की आंतरिक भावना है जो पूरी तरह से बाहरी अनुमोदन पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे दूसरों की प्रतिक्रिया के प्रति असंवेदनशील हैं। इसके विपरीत वे सीखने और बढ़ने के लिए बहुत खुले हैं। अंतर यह है कि वे फिल्टर कर सकते हैं कि उपयोगी प्रतिक्रिया क्या है, जो सिर्फ प्रक्षेपण या वक्ता की व्यक्तिगत राय है। जब वे आलोचना प्राप्त करते हैं तो तुरंत हमला महसूस करने या स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया को अस्वीकार करने के बजाय वे खुद से पूछते हैं, क्या इस आलोचना के बारे में कुछ उपयोगी है जिसका उपयोग मैं बढ़ने के लिए कर सकता हूं? यदि वहां है तो वे शामिल करते हैं, यदि नहीं है तो वे इसे बिना हिलाए जाने देते हैं। इसी तरह जब वे प्रशंसा प्राप्त करते हैं तो वे उनकी सराहना करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं, लेकिन वे मूल्यवान महसूस करने के लिए उन तारीफों पर निर्भर नहीं होते हैं। जंग ने महसूस किया कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के आत्मसम्मान के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित किया है। वे अपनी ताकत और कमजोरियों को जानते हैं, दोनों को स्वीकार करते हैं और विकास की निरंतर प्रक्रिया में हैं। जंग को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात यह है कि यह आंतरिक भावनात्मक स्थिरता उन्हें दूसरों के प्रति अधिक उदार होने की अनुमति देती है, क्योंकि वे लगातार बाहरी सत्यापन की मांग नहीं कर रहे हैं या आलोचना से खुद का बचाव नहीं कर रहे हैं। उनके पास वास्तव में अन्य लोगों का समर्थन करने के लिए भावनात्मक ऊर्जा उपलब्ध है। 10वीं और अंतिम आदत शायद सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी है। जंग ने इस दयालु जिज्ञासा को बुलाया। जब कोई उन्हें चोट पहुंचाता है या निराश करता है तो तुरंत न्याय या प्रतिशोध के लिए जाने के बजाय वे खुद से पूछते हैं, इस व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकता है? कौन सा दर्द या भय इस व्यवहार को प्रेरित कर सकता है? इसका मतलब यह नहीं है कि वे भोले हैं या वे किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की अनुमति देते हैं। वास्तव में वे आवश्यक होने पर दृढ़ सीमाएं निर्धारित करने में बहुत अच्छे होते हैं। अंतर यह है कि वे मानवीय दृष्टिकोण को बनाए रखने में सक्षम हैं, भले ही उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा हो। जंग ने पाया कि यह क्षमता एक गहरी समझ से उत्पन्न होती है जो लोगों को चोट पहुंचाती है, जो अन्य लोगों को चोट पहुंचाती है। जब कोई क्रूर या असंवेदनशील होता है तो यह आमतौर पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि वे मौलिक रूप से बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे कुछ आंतरिक दर्द से निपट रहे हैं जिसे वे स्वस्थ तरीके से संसाधित करना नहीं जानते हैं। यह परिप्रेक्ष्य भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोगों को कठिन परिस्थितियों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब देने की अनुमति देता है। क्रोध और आक्रोश पर ऊर्जा खर्च करने के बजाय वे इस तरह से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं जो उनके स्वयं के हितों की रक्षा करता है, जबकि अभी भी संघर्ष के समाधान या कम से कम गैर वृद्धि की संभावना को बनाए रखता है। जंग ने कहा कि जो लोग दयालु जिज्ञासा का अभ्यास करते हैं वे अक्सर तनावपूर्ण स्थितियों को शांत करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया वह नहीं है जो आक्रामक व्यक्ति उम्मीद कर रहा था। जब कोई लड़ाई की तैयारी कर रहा होता है और प्रतिशोध के बजाय समझ पाता है तो यह अक्सर एक विराम बनाता है जो दोनों पक्षों को स्थिति को संभालने के लिए अधिक रचनात्मक तरीका खोजने की अनुमति देता है। दिलचस्प बात यह है
कि जंग ने पाया कि ये आदतें जन्मजात नहीं हैं, उन्हें किसी के द्वारा भी विकसित किया जा सकता है, जो अपने स्वयं के भावनात्मक पैटर्न का निरीक्षण करने और दुनिया को जवाब देने के अधिक जागरूक तरीकों का अभ्यास करने के लिए तैयार है। उच्च और निम्न भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोगों के बीच का अंतर तीव्र भावनाओं को महसूस करने की क्षमता में नहीं है, बल्कि उन भावनाओं को रचनात्मक रूप से नेविगेट करने की क्षमता में है। जंग ने यह भी कहा कि जो लोग इन आदतों को विकसित करते हैं वे परिवर्तन की क्रमिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। सबसे पहले वे इन कौशलों को केवल कम तनाव वाली स्थितियों में ही लागू करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन निरंतर अभ्यास के साथ ये नए पैटर्न महान भावनात्मक दबाव के समय में भी स्वचालित हो जाते हैं। एक और आकर्षक पहलू जो जंग ने नोट किया वह यह है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करना एक स्वभोजन प्रक्रिया है। जितना अधिक व्यक्ति इन आदतों का अभ्यास करता है, उसके रिश्ते उतने ही बेहतर होते जाते हैं। बेहतर रिश्ते कम तनाव और संघर्ष पैदा करते हैं, जिससे इन स्वस्थ आदतों का अभ्यास जारी रखना आसान हो जाता है। जंग का गहरा मानना था कि जब हम इन आदतों को विकसित करते हैं तो हम न केवल अपने रिश्तों और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, बल्कि हम एक अधिक जागरूक और दयालु दुनिया में भी योगदान करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सकारात्मक तरंगें पैदा करता है, जो उनके आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करता है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग केवल उपस्थित रहकर पूरे समूहों की चेतना के स्तर को बढ़ाते हैं। वे संघर्ष, संचार और रिश्तों से निपटने के स्वस्थ तरीकों का मॉडल बनाते हैं। उनके आसपास के अन्य लोग इनमें से कुछ व्यवहारों को अपनाना शुरू कर देते हैं, भले ही अनजाने में। सवाल यह है कि आप इनमें से कितनी आदतों को महसूस किए बिना पहले से ही अभ्यास करते हैं और आप किन लोगों को विकसित करना चाहेंगे। जंग ने कहा कि किसी भी वास्तविक परिवर्तन के लिए पहला कदम चेतना है। अब जब आप इन पैटर्नों को जानते हैं तो आप उन्हें अपने आप में और अपने आसपास के लोगों दोनों में कार्रवाई में देखना शुरू कर सकते हैं। आप पा सकते हैं कि आपके पास पहले से ही आपकी कल्पना से अधिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, या हो सकता है कि आप उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप बढ़ना चाहते हैं। किसी भी तरह से याद रखें कि इन आदतों को विकसित करना एक क्रमिक प्रक्रिया है, न कि तत्काल परिवर्तन। भावनात्मक दुनिया का जवाब देने के नए तरीकों का अभ्यास करते समय अपने आप से धैर्य रखें। यदि यह सामग्री आपके लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि लेकर आई है तो मानव मनोविज्ञान के बारे में अधिक आकर्षक खोज प्राप्त करने के लिए चैनल की सदस्यता लें, और यह आपके जीवन को उन तरीकों से कैसे बदल सकता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।